प्रिय प्रतियोगी साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक काल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि काल से संबंधित वीडियो बनाकर डाला जाए। तो स्टूडेंट्स, काल से संबंधित जो समस्याएं हैं और काल से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। भले ही आप हमारा ये बड़प्पन कहें या किसी टॉपिक के ऊपर मजबूत पकड़ कहें, लेकिन काल वाला टॉपिक आज आपको इतने बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे। अंग्रेजी में जैसे टेंस पढ़ते आए हैं, उसी प्रकार हिंदी में हमने सारणी के माध्यम से काल वाले टॉपिक को बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि काल से संबंधित एक भी उदाहरण हमारी इस सारणी के, हमारी इन पहचानों के बाहर नहीं जाने वाला है। सिर्फ 5 मिनट में आप काल से संबंधित जो भेद उपभेद हैं उनकी पहचान याद कर सकते हैं और काल वाले टॉपिक के ऊपर मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये जो खास टॉपिक है काल। हमने परिभाषा के रूप में बताना चाहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जो सामान्य बात है, काल के भेद उपभेदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। हमने काल के जो सामान्यतः 3 भेद किए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इनको उप भागों में विभाजित किया गया है, उपभेदों में विभाजित किया गया है और इनकी साथ ही पहचान बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं पहचान से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो, सबसे कॉमन बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक काल का जो पहला उपभेद है वह सामान्य होगा। जैसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, अर्थात पहला नाम सामान्य होगा। फिर अलग अलग नाम हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्तमान काल की। वर्तमान काल के 5 भेद माने गए हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल की जो पहचान है, अर्थात इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे उनका जो अंतिम जो शब्द होगा वह है ता है, ती हैं, ते हैं, ये होगा। अर्थात जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आते हैं वो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कहलाएंगे। आगे अपन बात करते हैं, दूसरा जो भेद है वह है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं और इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। तीसरा जो भेद है वह है संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल की जो पहचान है वह ता, ती, ते, रहा, रही, रहे प्लस लास्ट में होगा, होगी, होंगे, यह अंत में आएगा। चौथे काल की अपन बात करें तो संभाव्य वर्तमान काल है और संभाव्य वर्तमान काल की पहचान है ता हो, ती हो, या हो, ई हो। ध्यान रहे, पहचान को अच्छी तरह से आपको याद करना है, फिर काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गारंटी से आपका गलत नहीं होगा। अगला भेद है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल की जो पहचान है वह वर्तमान समय में आज्ञा दी हुई होती है। जैसे उदाहरण के रूप में राधा तू नाच, तो वहाँ वर्तमान समय में आज्ञा है और ऐसे जो उदाहरण आएंगे वो अज्ञात वर्तमान काल के कहलाएंगे। यह वर्तमान काल से संबंधित सामान्य भेद और उनकी पहचान थी। आगे हम बात करते हैं भूतकाल की। तो देखो, भूतकाल की जो पहचान है, भूतकाल की जो एक तरह से भेद हैं, वो भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद किए गए हैं। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, याद रखना है अच्छी तरह से। बहुत बार पूछा जाता है कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से नहीं है, ये अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। पूर्ण भूतकाल तीसरा है, अपूर्ण भूतकाल चौथा है, संदिग्ध भूतकाल 5वां और हेतु मध्य भूतकाल 6वां है। एक एक के बारे में अपन पहचान देख लेते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान है वाक्य के अंत में या, आ, ई, ए। जहाँ पर भी वाक्य के अंत में या, आ, ई, ए आएंगे वह निश्चित रूप से सामान्य भूतकाल का वाक्य होगा। आगे अपन बात करें आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल याद रखना, पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं और इसकी जो पहचान होती है वह सामान्य भूतकाल प्लस
है या हैं जुड़ जाता है। अर्थात या, आ, ई, ए उसके बाद में अगर है या हैं जुड़ा हुआ है तो वह पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल का वाक्य होगा। आगे अपन बात करें पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण भूतकाल की जो बात करें तो सामान्य भूतकाल प्लस था, थी, थे ये जुड़ा हुआ होगा। अर्थात या, आ, ई, ए इनके बाद में जब कभी भी था, थी, थे जुड़ा हुआ होगा तो वो पूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा। अगर सामान्य भूतकाल के बाद में है जुड़ता है तो वह पूर्ण वर्तमान काल है, और सामान्य भूतकाल के बाद की क्रियाओं के बाद में अगर था, थी, थे जुड़ता है तो वह पूर्ण भूतकाल का है। आगे अपन अगले चौथे भेद की बात करें, अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों की पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये वाक्य के अंत में जहाँ कहीं भी रहेंगे वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होगा। आगे पांचवें भेद की अपन बात करें, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की जो पहचान है वह है सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है वह, अर्थात या, आ, ई, ए ये प्लस उसके बाद में होगा, होगी, होंगे ये जहाँ पर भी होंगे वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। हालांकि हम इन सभी के उदाहरण दे दे करके आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक काल की पहचान परिभाषा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यह केवल एक सामान्य सूची थी, एक सामान्य डायग्राम बनाकर हमने आपको सरसरी तौर से एक फॉर्मल रूप से बताने का प्रयास किया है। अब इनके बाद में एक एक टॉपिक के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और प्रत्येक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आगे अपन बात करें छठवें भेद की, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी जो पहचान है तातीते प्लस तातीते, अर्थात दो शर्तों का होना इसमें होता है। पहली शर्त का जो अंतिम होगा वह भी तातीते होगा और दूसरी शर्त का जो अंतिम होगा वह भी तातीते होगा। उदाहरणों के माध्यम से हम विस्तृत रूप से यहाँ नीचे समझेंगे। अब बात करते हैं अपन भविष्यत काल की। जो भविष्यत काल है, भविष्यत काल के सामान्यतः 4 भेद माने गए हैं। हो सकता है आपको किन्हीं किताबों में 3 भेद मिल जाएं, किन्हीं में 4 मिल जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, लेकिन फिर भी विकल्प में ये आ जाएं तो वहाँ समझना आवश्यक होता है। तो यहाँ पहला जो उपभेद है भविष्यत काल का वह है सामान्य भविष्यत काल, और सामान्य भविष्यत काल की पहचान होगी एगा, एगी, एंगे, यह इसकी पहचान है। बाद में बात करें अपन संभाव्य भविष्यत काल की। संभाव्य भविष्यत काल को संदिग्ध भविष्यत काल भी कहते हैं। संभाव्य भविष्यत काल को संदिग्ध भविष्यत काल भी कहते हैं और इनकी पहचान है ए या ए, ओ, ऊ। ये याद रखने वाली बात है। संभाव्य भविष्यत काल या फिर संदिग्ध भविष्यत काल के वाक्यों की जो पहचान है लास्ट में क्या आएगा, ए, ओ, ऊ ये आएगा। उदाहरणों के माध्यम से हम समझ लेंगे नीचे। अब अपन बात करते हैं तीसरे भेद की, अज्ञात भविष्यत काल। अज्ञात भविष्यत काल में वाक्य के अंत में ईएगा आएगा, अर्थात इसकी पहचान ईएगा है, अर्थात आगामी समय के लिए आज्ञा दी जाती है। आगे बात करें हेतु हेतु मद भविष्यत काल की। हेतु हेतु मद भविष्यत काल में 2 शर्तें होती हैं, वही 2 शर्त वाला है। पहली शर्त, पहला वाक्य है शर्त वाला, उसका लास्ट ए या ए होगा, और दूसरा जो वाक्य है उसका भी लास्ट ए या ए होगा। यह सामान्य रूप से एक डायग्राम के माध्यम से हमने आपको काल समझाने का प्रयास किया है। आप इन पहचानों को अच्छी तरह से याद कर लें, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये वादा है हमारा। अब अपन काल को विस्तृत रूप से परिभाषाओं सहित उदाहरणों सहित पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलो सबसे पहले लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा है कि जिस काल का आरंभ तो हो चुका हो पर समाप्ति नहीं हुई हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिखती है, राम पत्र पढ़ रहा है, ये सभी वर्तमान काल के जो उदाहरण हैं। अब अपन बात करें वर्तमान काल के निम्न भेद पाए जाते हैं। एक एक के बारे में जो अपन ने सामान्य रूप से वहाँ डायग्राम में समझा है, अब यहाँ एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला है वर्तमान काल के भेदों में सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, राधा गाना गाती है, राम रोज शाम क्लब जाता है।
यह इनके वाक्य हैं। और हमने आपको सामान्य रूप से जब पहचान बताई थी सभी कालों की, वहाँ हमने कहा था कि सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं के अंत में ये पहचान थी, ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि, ती हैं आदि शब्द इन वाक्यों के अंत में आते हैं। अर्थात ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर भी ये पहचान वाक्यों के अंत में होगी वहाँ सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होंगे। आगे अपन बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। तो हमने सामान्य वर्तमान काल की एक खास बात बताई है यहाँ। सामान्य वर्तमान काल की अकर्मक तथा सकर्मक दोनों तरहों की क्रियाओं में कर्ता सदा विभक्ति रहित आता है। सामान्य वर्तमान काल की चाहे अकर्मक क्रिया हो चाहे सकर्मक हो, दोनों में कर्ता विभक्ति रहित होता है, अर्थात परसर्ग का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होता है तथा क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ये सामान्य वर्तमान काल की बात थी। अब अपन वर्तमान काल के दूसरे भेद अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में चर्चा करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में हमने बताया है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का व्यापार अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अर्थात निरंतरता का बोध हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, राधा गाना गा रही है, राम क्लब जा रहा है, इसमें हमने खास बात बताई है कि अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं आदि शब्द आते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यह इसकी खास पहचान है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसके बारे में और एक बात हमने बताई है कि कर्ता सदा विभक्ति रहित रहता है तथा क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जो सामान्य वर्तमान की स्थिति थी वही अपूर्ण वर्तमान काल की स्थिति है। आगे अपन बात करते हैं तीसरे काल की। वर्तमान काल का जो तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में हमने बताना चाहा है परिभाषा कि जब क्रिया के वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वर्तमान समय में होने पर संदेह हो, जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहे होंगे, इस समय राधा गाना गा रही होगी, इस समय माताजी पूजा कर रही होंगी। संदिग्ध है, संदेह है वर्तमान काल में क्रिया होने में। और यहाँ हमने खास बात और पहचान बताई है कि संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते या फिर रहा, रही, रहे प्लस होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है, इससे ही काल की पहचान की जाएगी। आगे अपन बात करते हैं संभव्य वर्तमान काल की। जो चौथा वेद है वर्तमान काल का, संभव्य वर्तमान काल, जब क्रिया के वर्तमान समय में होने की संभावना बनी रहे, वर्तमान समय में होने की संभावना बनी रहे, निश्चय नहीं हो, वहाँ संभव्य वर्तमान काल होता है। उदाहरणों के माध्यम से जैसे शायद राम क्लब गया हो, शायद आज पिताजी आते हों, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात न सुनता हो। यहाँ हमने खास पहचान के माध्यम से आपको बताना चाहा है कि संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, या हो, ई हो या ए हो आदि शब्द आते हैं। ये खास पहचान है, इसको याद रखना है। इसको याद रखने पर ही हम काल पहचान सकते हैं। आगे अपन बात करें वर्तमान काल के पांचवें भेद की, जो है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल के बारे में अपन देख पा रहे हैं परिभाषा के बारे में। इसमें हमने कहा है कि जब क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलने की आज्ञा का बोध हो, वर्तमान समय में ही चलने की आज्ञा का बोध हो, वहाँ अज्ञात वर्तमान काल होता है। जैसे राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, मेरे घर से अभी निकल जाओ। ये जो वर्तमान समय में आज्ञा दी गई है, इस कारण अज्ञात वर्तमान काल है। अब अपन बात करते हैं भूतकाल की। वर्तमान काल है वह कंप्लीट हो गया है, उपभेदों सहित उसकी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं वर्तमान काल के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इनकी पहचान याद रखनी ही रखनी है ताकि हम वर्तमान काल के वाक्यों को आसानी से पहचान सकें। अब अपन बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल के बारे में हमने कहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का व्यापार बीते समय में हुआ है, अर्थात
क्रिया के व्यापार की समाप्ति बताने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, राम पुस्तक पढ़ रहा था, ये भूतकाल के वाक्य हैं। हमने यहाँ बताना चाहा है कि भूतकाल के निम्न 6 भेद माने गए हैं, अर्थात भूतकाल के 6 भेदों की चर्चा की गई है, 6 भेद माने गए हैं। अब अपन इनके एक एक भेदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वह है सामान्य भूतकाल, अर्थात प्रत्येक काल का पहला भेद सामान्य ही होता है। तो यहाँ पहला सामान्य भूतकाल है भेद। यहाँ हमने परिभाषा देकर बताना चाहा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल में क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान तो होता है, किंतु उसे समाप्त हुए कितना समय बीत गया इसका पता नहीं चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य भूतकाल में क्रिया के भूतकाल में होने का तो ज्ञान होता है, लेकिन समाप्त हुए कितना समय बीत गया इस बात का पता नहीं चलता है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, पूरा कब हो गया इस बात का हमें ज्ञान नहीं होता है। भारत ने चीन से युद्ध किया, अमन ने कहानी सुनाई। हमने यहाँ खास बिंदु के माध्यम से एक पहचान यहाँ बताई है। हमने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बिंदु, कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में या, आ, ई, ए आदि आते हैं, अर्थात सामान्य भूतकाल के वाक्यों को इसी पहचान से अपन जान सकते हैं। या, आ, ई, ए इनके माध्यम से ही पहचान सकते हैं। सामान्य भूतकाल के बारे में हमने दूसरी बात बताना चाहा है, सामान्य भूतकाल की क्रिया केवल लिंग और वचन के कारण बदलती है, पुरुष के कारण नहीं बदलती है। खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है वह लिंग और वचन के कारण ही बदलती है, पुरुष के कारण नहीं बदलती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने बताना चाहा है कि सामान्य भूतकाल की क्रिया यदि सकर्मक है तो कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होगा तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे। ध्यान रहे, सामान्य भूतकाल की क्रिया यदि सकर्मक है तो कर्ता के साथ नए परसर्ग का प्रयोग होगा और क्रिया के लिंग और जो वचन है वह क्रम के अनुसार होंगे। जैसे अमन ने कहानी सुनाई। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके माध्यम से हमने बताना चाहा है कि सकर्मक क्रिया के कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग है तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में होगी। ध्यान रहे, कर्ता और कर्म दोनों के साथ अगर परसर्ग लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होगी। जैसे बच्चों ने हाथियों को देखा, तो यहाँ जो देखा क्रिया है पुल्लिंग एक वचन की है। और इस वाक्य में जो सुनाई क्रिया है वह कर्म के अनुसार बदली है, क्योंकि कर्ता के साथ नेपरसर्ग का प्रयोग हुआ है, इस कारण क्रिया कर्म के अनुसार है। आगे अपन बात करें भूतकाल के दूसरे भेद की, तो वह है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के परिभाषा के बारे में हमने बताना चाहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। विशेष ध्यान रखें कि आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल, देखो वर्तमान काल कहने से कंफ्यूज की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन ध्यान रहे आसन्न भूतकाल को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है आ रहा है, भारत ने चीन से युद्ध किया है, जापान उस घटना को भूल चुका है आ रहा है। इसकी पहचान हमने सामान्य रूप से जब काल की चर्चा की थी उस समय बताई थी। यहाँ अपन इसकी पहचान देख सकते हैं। हमने इसकी पहचान के माध्यम से आपको बताना चाहा है कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ, जो सामान्य भूतकाल की क्रिया थी या, आ, ई, ए, उसके साथ है के योग से आसन्न भूतकाल का रूप बनता है। अर्थात आसन्न भूतकाल की क्रिया के अंत में या, आ, ई, ए प्लस है या हैं आदि रूप आते हैं। अर्थात इन सभी कालों की जो पहचान है उनको अच्छे से याद करना है। अब अपन बात करें भूतकाल के अगले तीसरे उपभेद की, वह है पूर्ण भूतकाल। तो देखो, पूर्ण भूतकाल की परिभाषा के माध्यम से हमने आपको बताना चाहा है कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पहले समाप्त हो गया था, पूर्ण भूतकाल, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, भारत ने चीन से युद्ध किया था, जापान उस घटना को भूल चुका था। यहाँ पहचान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप के साथ था, थी, थे, अर्थात सामान्य भूतकाल या, ई
या आ ई ए, उसके साथ था थी थे लगेगा कि योग से पूर्ण भूतकाल का रूप बन जाता है। अर्थात पूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में या आ ई ए प्लस था थी थे आदि शब्द आते हैं। अगर यहाँ या आ ई ए के बाद में है या है आए तो वहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, और अगर था थी थे आए या आ ई ए के बाद में तो फिर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे अगले भेद के बारे में अपन चर्चा करें तो वह है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा के माध्यम से हमने बताना चाहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार भूतकाल में निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे राधा गाना गाती थी, अक्षत वह नज़ारा देख रहा था, समाप्ति नहीं हुई है। अमन पुस्तक पढ़ता था, ध्यान रहे क्रिया भूतकाल में हुई है लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चला है, इस कारण अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ इसकी पहचान के माध्यम से एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहा है हमने कि अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। अर्थात इन शब्दों से अपूर्ण भूतकाल की पहचान की जाती है। आगे अपन बात करें भूतकाल के पांचवें भेद की तो वह है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के बारे में हमने कहा है कि क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अर्थात संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने कवितावली लिखी होगी, भारत ने चीन से युद्ध किया होगा, जापानवासी उस घटना को भूल चुके होंगे। यहाँ हमने पहचान के माध्यम से और स्पष्ट करना चाहा है कि सामान्य भूतकाल की क्रिया रूप के साथ होगा, होगी, होंगे के योग से सामान्य भूतकाल की क्रिया या आ ई ए उसके साथ होगा, होगी, होंगे, होंगे के योग से संदिग्ध भूतकाल का रूप बन जाता है। अर्थात संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के अंत में या आ ई ए प्लस होगा, होगी, होंगे आदि आते हैं। यह इस पहचान के माध्यम से हम संदिग्ध भूतकाल को पहचान सकते हैं। आगे अपन बात करें भूतकाल के अंतिम भेद, छठे भेद की, तो वह है हेतु हेतु मदभूत। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि बीते हुए समय में क्रिया का व्यापार संपन्न होता किंतु किसी कारण से नहीं हो सका। जैसे छात्र पढ़ते तो पास हो जाते, ये कारण था। युद्ध होता तो गोलियां चलती, यदि हर्षित गाता तो अवार्ड मिलता। यहाँ हमने इसकी पहचान बताई है कि इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है, अर्थात दो शर्तें होती हैं तथा दोनों वाक्यों की क्रिया के अंत में तातीते प्लस तातीते होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, छात्र पढ़ते ते तो पास हो जाते ते, अर्थात तातीते प्लस तातीते दोनों शर्तों में यह होगा, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। उम्मीद करते हैं भूतकाल के बारे में, भूतकाल के उपभेदों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चर्चा करते हैं अब भविष्यत काल के बारे में कि क्रिया के जिस रूप से काम के भविष्य में होने की बात मालूम हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पारस एक दिन अवश्य अवार्ड जीतेगा, अक्षिता पुस्तक पढ़ेगी। भविष्यत काल के निम्न भेद माने गए हैं। यहाँ हमने भविष्यत काल के कुछ भेद बताकर यहाँ समझाने का प्रयास किया है। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा हमने बताई है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ेगा, पिताजी बाजार जाएंगे, नीतू नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। यहाँ हमने पहचान बताई है सामान्य भविष्यत काल की कि सामान्य भविष्यत काल की क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पहचान है, याद रखनी ही है। हमने और एक बात यहाँ बताई है कि सामान्य भविष्यत काल की क्रिया के लिंग वचन में अकर्मक तथा या सकर्मक के कारण किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। चाहे क्रिया अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, क्रिया के लिंग और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे अपन बात करें भविष्यत काल के दूसरे भेद की, सामान्य भविष्यत काल की। तो सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा के माध्यम से हमने बताना चाहा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, निश्चय नहीं संभावना का पता चले, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। संभाव्य भविष्यत काल को संदिग्ध भविष्यत काल भी कहते हैं। जैसे शायद आज मैं जयपुर जाऊं, कदाचित आज भूपेंद्र आए,
शायद कल मेरा परिणाम निकले। यहाँ पहचान बताई है हमने, वेरी इंपॉर्टेंट है कि संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया के अंत में ए ओ ऊ आदि शब्द आते हैं। आगे अपन बात करें भविष्यत काल के तीसरे भेद की, तो वह है आज्ञार्थ भविष्यत काल। परिभाषा है कि किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा, सुबह व्यायाम करने जरूर आइएगा। यहाँ पहचान हमने बताई है कि आज्ञार्थ भविष्यत काल की क्रिया के अंत में ईएगा लगता है। यह इसकी खास पहचान है आज्ञार्थ भविष्यत काल की। अब अपन बात करें भविष्यत काल के अगले भेद की, जिसके बारे में हमने कहा है कि हेतु मद भविष्यत काल। हेतु मद भविष्यत काल की जो परिभाषा है वह है इसमें भी भूतकाल की तरह किसी क्रिया का भविष्य में होना या न होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर है। जैसे वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान ही हो जाए, वह रोज इतनी रात को आए तो लोग उसे उल्टा ही कहने लगे। यहाँ हमने इसकी खास पहचान बताई है कि इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। अर्थात वही बात, हेतु मद में हमेशा दो शर्तें होती हैं। चाहे आप हेतु मद भूतकाल देख लो, चाहे हेतु मद भविष्यत काल देख लो, शर्तें होती हैं। जहाँ हेतु मद भूतकाल में तातीते था, वहीं इन दोनों वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ए प्लस ए लगता है। अर्थात दोनों शर्तों के ही जो अंतिम होंगे वह ए या फिर ए होगा। तो कंप्लीट होता है यह काल वाला टॉपिक। उम्मीद करते हैं काल से संबंधित अब आपको कोई भी भ्रांति नहीं रही होगी, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने पहचान याद कर ली तो काल से संबंधित आपका एक भी वाक्य गलत नहीं होने वाला है, यह हमारा वादा है। तो आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।